हारना ही उसको। और कंपटीशन में ये गलती होती है, बच्चों को रात तक पढ़ रहे होते हैं, सुबह तक पढ़ते होते हैं, हम जो है रेस्ट करते नहीं, आंसर में आता नहीं है, तो अंजाम ये होता है कि फिर वो परफॉर्मेंस करो। पूरे साल मेहनत किया, 2 साल मेहनत किया, एग्जाम से सब खत्म करके आ गए, और लास्ट में पता चला अच्छा ये तो सब याद था यार, वो तो बाद में याद आ रहा है, उसमें तो याद ही नहीं आया, क्योंकि अपनी मेमोरी टेक्निकल। तो ये जो चीजें हैं ये आपके दिन में हमने डाला कि कैसे मेमोराइज करोगे, कैसे याद करोगे, पूरे करिकुलम उसी हिसाब से डेवलप करेंगे आपके लिए। आप समझे? तो ऐसे आप एक अच्छे रैंक से आईएएस बनने के लिए तुम क्या पूछ रहे सवाल, तो पूछ रहे सर रोज कितने घंटे देना पड़ेगा। इसको मैं दूसरा कैलकुलेशन समझा देता हूं। पूरे आपको आईएएस बनने के टॉप रैंक से सिर्फ 2500 घंटे की मेहनत बस। पहले से सब उल्टा चला, कितने मेहनत करने से मैं आईएएस बनता हूं। मैंने क्या कहा, 2500 घंटे की सिस्टमेटिक राइट गाइडेंस में मेहनत। यदि 2500 घंटे से 100 घंटा और बढ़ गया तो इसका मतलब तैयारी में गड़बड़ है। अब 2500 घंटा 1 साल में पूरा कर लें या 10 साल में पूरा करें, क्वालिटी वाला पर है। पढ़ने का तो हो सकता है 25,000 घंटे पढ़ जाओगे, और उसकी जरूरत ही नहीं है। 2500 घंटे से ज्यादा यदि लग रहा है, इसका मतलब हमारे मेथड में प्रॉब्लम है। अब इसको 2500 घंटा कैसे पूरा करेंगे? अब आती है यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है कि शुरुआत में हमारी ताकत है रोज 3 घंटे, तो जबरदस्ती 5 घंटे डालते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं या सीखें टेक्निक को कि कैसे स्टडी आवर कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। वो भी आपका ट्रेनिंग का पार्ट होगा कि कैसे ट्रेनिंग देंगे आपको। लेकिन आप यदि एक एवरेज 6 घंटा पढ़ोगे तो कैलकुलेट करो तुम कि पूरे 10 महीने में कितने घंटे हो गए, कैलकुलेट करो फटाफट। 10 महीने में 6 घंटा, 10 महीने 30 दिन में कितने हो गए? 1800 कितने? 180 घंटे। 180 घंटे को 10 महीने से करोगे कितना हो गया? 1800 घंटे हो गए। यदि आप जो है 12 महीने करोगे तो कितना होगा? 1800 जोड़ दो, आगे ना 2000 के आसपास। 1 साल में आपको सिर्फ 6 घंटे करके आप अचीव कर सकते हो। 8 कर लिया तो अति सुगंध 9 घंटे की जरूरत ही नहीं। और आपको टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक क्या होना चाहिए? 8+8+8 मतलब 6 से 8 घंटा सोएंगे। लोगों को ज्ञान नहीं होता, सोचते हैं कि जो सोता है वो होता है। एक्चुअली जो सही सोता है वही सही पाता है। अब सोचोगे सर ने बड़ा अच्छा ज्ञान दे दिया, आज से जाके मजे से सोएंगे, मेरा तो रुचि है। अरे सोने का मतलब ये हुआ कि टाइम बाउंड डिसिप्लिन में सोना जरूरी है। 6 घंटे से कम नहीं, 8 घंटे से ज्यादा नहीं। 6 घंटे से कम सोओगे तो नींद पूरी नहीं होगी, आपका बॉडी जो है माइंड को रिलैक्स नहीं कर, प्रोसेस नहीं कर पाएगा। हमारा जो माइंड है प्रोसेस करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए उसको सोना जरूरी है। और 8 घंटे ही तो मैक्सिमम है। यदि आप योग निद्रा जाते हैं तो 4 घंटा ले, जो आपको नॉर्मल आदमी के लिए 6 से 8 घंटा। अब हमने उसको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं। सोइए, जो आदमी जिस दिन ठीक से नहीं सोते थे तो अगले दिन मन नहीं करता, बॉडी में दर्द होता है। अब जो रोज ही नहीं सोएगा तो क्या होगा? उसका कॉन्फिडेंस तो जाना ही जाना, तो डाउन होगा ही होगा। रोज नहीं सोएंगे तो क्या होगा? अब रोज आईएएस का एग्जाम देना, सीरियस एग्जाम देना, बच्चे टेंशन में सो ही नहीं रहे, गप मार रहे हैं बैठ के, लेकिन सोएंगे नहीं, टाइम पास कर रहे हैं, सोएंगे नहीं। डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या है तो स्लीप। उसके बाद 6 से 8 घंटा नहाओ, धो, खाना पीना खाओ, स्पोर्ट्स करो, खेलो, एक क्वालिटी सोशलाइजेशन में रखो, चूंकि इंसान हो तुम, ठीक है। हॉबी जरूर रखो, कोई जो भी हॉबी आपका है, कोई रनिंग है, योगा है, म्यूजिक है, डांस है, कुछ भी हॉबी रखो। और उसके बाद अगला 8 घंटा आपका फिर बच गए। 8 घंटे में आप सब कुछ कर सकते हो। कॉलेज के जाओगे 3-4 घंटा कॉलेज में लगाओगे, कोचिंग में आओगे 4 घंटा यहाँ लग सकता है। धीरे धीरे सारा काम हो जाएगा। वही चीज यदि हम नहीं यूज करेंगे तो आते जाते कॉपी हिलाते काम
तो एक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में कि कैसे करते हैं, अनुशासन से काम करोगे तो सब कुछ संभव है। और ये समय का प्रबंधन यही खेल है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही है, 7 दिन है, 365 दिन है साल का। कोई किसी के पास कम और ज्यादा बंटवारा करने समय कुदरत ने दिया ही नहीं, बराबर दे दिया। मस्तिष्क में पावर भी बराबर दे दिया, 100 बिलियन से दे दिया। अब कोई जिंदगी भर वो मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, कमजोर है, खजाना 1000 के 100 बिलियन का 100 बिलियन से समय भी उतना ही है, बस हम जानते नहीं कैसे तो जिंदगी कट रही चल रहा। मैक्सिमम लोग जिंदगी का आखिरी छोर तक नहीं पता होता हम आए क्यों थे, इस दुनिया से जा क्यों गए, फिर मोह में तड़पते रहते, पावर नहीं छोड़ना चाहते। बहुत सारे पॉलिटिशियन पावर में जाने के बाद उनको तकलीफ होती है कि मैं कैसे छोड़ दूं, मोह नहीं हटा पाते। ठीक है, तो यही लोग भटकते हैं फिर जीवन में। उनका जीवन एक समय के बाद कुछ समाज को देने के लिए गिविंग के होना चाहिए, पर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो आप लोगों को जो है ये चीज शायद समय से समझना है। ये जो बात हो रही है ये जाके 30 साल के बाद कुछ मिलेगा, कोई काम कर 40 साल के बाद मिलेगा तो बहुत लेट, सोचना लेट हो गया। हालांकि इट इज नेवर लेट इन लाइफ, इट इज नेवर लेट इन लाइफ। 60-70 साल के बाद आज एक इस खासियत है खास करके डेवलपमेंट कंट्रीज का, जो हमारी विशेषता थी इस कंट्री का, ब्रह्मचार्य आश्रम होगा, ग्रस्त होगा, बानप्रस्थ होगा, संन्यास होगा। कितने लोग इसको प्लीज करते हैं, नहीं कर पाते। लेकिन बहुत सारे डेवलप कंट्रीज हैं, एक रिटायरमेंट लेके फिर अध्ययन में लग जाते हैं, लोग चिंतन में लग जाते हैं। और यही कारण है कि जो कृष्णा कंठ है इस्कॉन के द्वारा सबसे ज्यादा देखोगे डेवलप कंट्री में पॉपुलर है, इंडिया से भी ज्यादा पॉपुलर है। अमेरिका में चीजें हैं, सब ज्यादा पॉपुलर है। रीजन क्या है कि वो लोग अपने मस्तिष्क के विकास, अध्यात्म के विकास पे ज्यादा जोर देते हैं। भगवत गीता जो है स्कॉटलैंड में पढ़ाया जाता है, क्लास में करिकुलम का हिस्सा है, स्वीडन में पढ़ाया जाता है, हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में सब चीजें नहीं है। तो ये सब अनफॉर्चुनेट पार्ट है। लेकिन आप जब जागरूक रहोगे तो समय पे बढ़िया काम करोगे। अब आप खुद देखो कि आमतौर पे लोगों का कहता है बच्चे समझते नहीं है, ठीक है। इस एज में आपको इस तरह के बैठा के समझाने आसान काम नहीं है, लेकिन आप आराम से सुन रहे हो, बैठे हो मेरे साथ, क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको बनाया ही कुदरत ने इसके लिए कि काम की चीज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, उसका जो आनंद है ना, वो आनंद वो आपको छोड़ने नहीं देगा, रस चढ़ाने का देगा तुम्हारे अंदर। फिर खोजने लगोगे खुद की अच्छाई और क्या है, जो चीज पहले दिख नहीं करता दिखने लगेगा, प्रेरित हो जाओगे। पातंजलि जो योग शास्त्र के प्रवर्तक है, उनका कहना है कि जब इंसान प्रेरित होता है किसी भी मकसद के लिए, तो जो लोग दिखते नहीं थे वो दिखने लगते हैं, जो रिसोर्सेज नहीं नजर आता वो भी नजर आने लगते हैं, और जो लोग मदद नहीं कर रहे थे वो भी मदद करने के लिए आ जाते हैं, और आप मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछो। सिर्फ एक आदमी पूछ रहा है, बाकी बच्चे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? सब पूछिए, फील फ्री, एजिटेट मत करो। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए क्या है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड है कि जब कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आता है तो हर जगह स्टैंडर्ड बनाता है पहले, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे पिज्जा हट हो, चाहे कहीं हो। वो क्यों चलते हैं? क्योंकि उनको एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है कि जहां होगा यही होगा, इसी तरीका से होगा। तो इसका मैंने ध्यान रखा है कि जो टीचर्स का सिलेक्शन आज भी समय निकाल के मैं खुद करता हूँ, अभी तक मैं खुद करता हूँ, उनको ट्रेनिंग देता हूँ, और फिर उनको मेरी टीम उसको रोटेट करती है, और एक ही जगह से पूरे हिंदुस्तान में टीचर जाते हैं। वो दिल्ली से उसका कंट्रोल है, उसका मूवमेंट कंट्रोल है, तो वही टीचर, और सब जगह उनको रहने के लिए गेस्ट हाउस, डिस्टेंस है तो फ्लाइट की टिकट्स, ट्रेन की टिकट सब दिया जाता है, उनका केयर किया जाता है। अब अभी एक टीचर है यहाँ पढ़ा रहे हैं, अमित माथुर जी, रहने वाला राजस्थान के हैं, इससे पहले हमारे चंडीगढ़ सेंटर में पढ़ा रहे थे, अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो हमारा टीचर पूरी इंडिया में रोटेट करता है। अभी रांची का एक टीचर है, वो हमारा रहने वाला, पढ़ा रहा था दिल्ली में, भेजा हुआ है इसको इम्फाल में पढ़ाने के लिए।
तो हमारे पास का जो टीचर है वो पूरे जगह एक ही टीचर रोटेट होते हैं, इसलिए आपको स्टैंडर्ड में दिक्कत नहीं आती है कि किसी भी सेंटर में आप चाह के चुन लेंगे वहां आपको मिलेगा, अनलेस कि कोई मैनेजमेंट में कोई मिस्टेक कर रहा हो तो उस पर कंट्रोल किया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि क्या किया जाए। और आज के दिन में आप में से जो भी लोग सोचते हैं कि दिल्ली जाने से आईएएस बनता है तो वो धारणा को बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि एक समय था जब सुविधा दिल्ली में ही थी, मैं भी जब गया था तो दिल्ली गया था, पढ़ाई की, लेकिन उसके तुरंत बाद मैंने महसूस किया कि बच्चों को दिल्ली आना पड़ता है। सब लोग दिल्ली नहीं आ सकते, 1 लाख फीस देगा तो 3 लाख रहने का खर्चा है, तो जगह जमीन घर परिवार को तकलीफ दे के आता है, फिर यहाँ भटकता है, फायदा उसका होता नहीं। तो मैंने इसको 2006 के बाद ही मैंने इसको स्प्रेड करना शुरू किया। तो पूरे इंडिया में 15 स्टेट में हमने 22 सेंटर बना डाला, कोरोना से पहले भी। अब दोबारा बंद होने के बाद दोबारा फिर से खड़ा करवा दिया। तो इसका फायदा ये हो गया कि लोगों को अपने बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आसपास जाओगे कोई सेंटर मिल जाएगा, रांची जाओगे मिल जाएगा, उधर गुवाहाटी मिल जाएगा, इधर आपको उधर मिले, कहीं भी आपको पटना जाओ सब जगह सेंटर मिलेगा। तो एक तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि दिल्ली का माहौल एग्जैक्टली एक्चुअली मछुआ बाजार हो गया, क्योंकि हर फेलियर कैंडिडेट सेंटर खड़ा कर रहा है। कोई कैंडिडेट नहीं काम मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, मान नहीं रहा, सोचते चलो दो दोस्त मिलते हैं, एक सेंटर खड़ा कर देते हैं। अब उसके चक्कर में क्या होगा कि कंफ्यूजन बहुत बढ़ गए। टीचिंग एक कला है, टीचिंग जस्ट नॉलेज नहीं है, ठीक है। आप एग्जाम दिए हो इसका मतलब नहीं कि आपको पढ़ाना भी आता है, ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग मेथड है कि ट्रेनिंग पर रिसर्च किया जाता है। अब जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना काम करने के बावजूद भी मैंने खुद सर्टिफिकेशन के लिए काम किया। मैं एक मास्टर ट्रेनर हूँ, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफाइड ट्रेनिंग में मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। जितने भी ट्रेनिंग के ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनर्स को मैं ट्रेन करने की सर्टिफिकेशन देता हूँ। ये सब विदेश में होते हैं, क्या नहीं होता। हर आदमी कोचिंग उठाया और वो पढ़ाना शुरू कर दिया, ट्यूशन सेंटर खोल दिया। ये इलीगल है विदेश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में इलीगल है। कोचिंग नहीं करा सकता कोई आदमी जब तक उसको खुद सर्टिफिकेशन ना हो या उसकी क्वालिटी चेक ना हो। अभी कोशिश कर रहा है, बहुत सारे आपने पढ़ा होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमेटी जो है बहुत बड़ा मुद्दा था लास्ट ईयर। सेंट्रल कंज्यूमर प्रतिनिधि खड़े यही की कैडर्स ऑफिसर है, आजकल सेक्रेटरी उसके हेड हैं। तो लास्ट ईयर सारे इंस्टीट्यूट पे फाइन किया गया, सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट बचे हुए थे, चाणक्य और वादिराम, जिस पर केस फाइल नहीं हुआ कंज्यूमर से। गवर्नमेंट की ओर से पायलटों को फाइन देना पड़ा, क्योंकि वे जो अपने हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे थे, अपने हिसाब से कब कर रहे थे, पर आदत छोड़ते थे, अभी भी देख रहे थे वही काम कर रहे हैं सारे, ठीक है। तो इसमें के भटकाव से बचना है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अनलेस कि आपको मजा लेना दिल्ली जाके गर्मी का, पॉल्यूशन का, टेंशन का, और माँ बाप को बताना है कि हम तो दिल्ली पढ़ते हैं, तो बात अलग है। अदरवाइज जरूरत नहीं। यहाँ भी पिज्जा बर्गर खाना तो यहाँ भी मिल जा रहा है ना, सब कुछ वही देख रहे हैं। कल हम थोड़ा स्टूडेंट के माहौल घूमने के लिए ऐसे चले गए, तो गाड़ी में से मैं उधर मटवारी साइड से शाम का टाइम था कि यहाँ के स्टूडेंट का माहौल क्या है। मेरी आदत है हर जगह मैं ऐसे ही काम करता हूँ कि क्या है बच्चों का, क्योंकि वही मेरी दुनिया है, तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए पूरी रेडी लगी हुई, किसमें चाउमीन भी करा है, कुछ हो रहा है, कुछ थैले वाले जो सब दिल्ली में चीजें हैं, वो सब खाना का पैटर्न भी शुद्ध खाना तो गया, यहाँ भी सेम पैटर्न हो चुका है। फास्ट फूड सारा कुछ हो ही गया, तो यदि वही खाना है तो इन्हें मिल रहा है, खा लेते नहीं, जरूरत क्या है जाने का। टेक इट इन लाइटर। और बताएं ना, मैथ्स रखोगे ऑप्शनल तो फिर टेंशन नहीं, कोई और सब्जेक्ट ले लो और आप सब्जेक्ट का ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ोगे और हिंदी में अपनी तैयारी करो। बी प्राउड दैट यू आर हिंदी मीडियम, गर्व करोगे तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। ऐसा क्या सोचना है कि हम हिंदी मीडियम में, वो हम करके दिखाएंगे आपको कैसे आप गर्व करोगे। आजकल तो कई राज्य में आईएएस बनने के बाद भी आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, कई राज्य ने कंपल्सरी कर दिया है कि आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। अच्छा कुछ ना, तो ये देखो ये भी क्वेश्चन है, रिव्यू में पूछेगा, इसका क्या डर है? पूछेगा तब तो नंबर देगा। माइंडसेट करो,
आमतौर पे जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, स्टूडेंट का यही डर होता है। हम तो कहते हैं कि जो है सब लिख दो, क्वेश्चन पूछने दो, उसका जवाब मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। अरे कोई चीज है, आप इंसाइक्लोपीडिया थोड़ी हो। आज आप कर रहे हो हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री ऑप्शन छोड़ दिया, ठीक है, अब आगे पॉलिटिकल साइंस में कोई हिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा गहराई वाला क्वेश्चन है, नहीं याद है आपको, उसका आंसर क्या होगा? सॉरी सर, आया क्या करेगा? जबरदस्ती क्यों बोलेगा ना, काहे को प्रॉब्लम होगा? तुम पीसी बनोगे, सब चीज का आंसर तुम्हारे एस में है क्या? जो आदमी आएगा उसको रख के देखो ना, सब समस्या का समाधान होगा तुम्हारे पास? नहीं होगा। तो जहां नहीं होगा कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि मेरे पास अभी समाधान नहीं है, आज को हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है हर चीज, मैं कह रहा हूं होना चाहिए यार, नहीं है तो नो कहना, और कितने कॉन्फिडेंस से रिस्पेक्टफुली कहते हैं, वो भी पर्सनालिटी करते हैं। हर चीज आंसर आईएएस के इंटरव्यू, यूपीएससी के पुलिस बात करनी होते हैं, हर आंसर, ये कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, वो व्यक्तित्व का टेस्ट है। आप जो नहीं जानते हो ईमानदारी से बोलते हो मुझे नहीं पता, मैं भूल गया, सॉरी सर। अगला क्वेश्चन पूछेगा और बेवजह का तुम अड़े रहोगे, सर कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ वैसा लग रहा है, तो पकड़ लेंगे तुमको, अच्छा ये धोखा दे रहा है। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट नहीं, ठीक है? पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉट नॉलेज टेस्ट। ये तो क्लियर नहीं होता ना। अब आजकल चाणक्य आईएएस अकेडमी सिंस 93 की पहचान रही कि इंटरव्यू में कहीं और भी पढ़ो, चाणक्य में इंटरव्यू देने जो जाना, कितने भी ऑफिसर को पूछोगे वो कहेंगे चाणक्य में इंटरव्यू जरूर देना, ठीक है? अभी आपके दीदी सी हैं प्रेरणा दीक्षित मैडम, वो चाणक्य मेरे द्वारा डायरेक्टली इंटरव्यू में, ये ठीक है? कई सारे ऑफिसर्स हैं जो अभी सब लोगों ने पसंद ही सब किया हुआ है, राइट? तो होता क्या है कि आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे करना है, और उसके लिए यही तो व्यक्तित्व का विकास है। आपको अपनी आदत पड़ी हुई है डरने का, झूठ बोलने का, लव करने का, कुछ नहीं समझ में आया, अब आपको सिखाया जाएगा हाउ टू बी क्लियर, ऑनेस्ट, सिंसियर एंड ऑल्सो डिप्लोमेटिक। जहाँ डिप्लोमेटिक बनना, डिप्लोमेटिक बनना, कहाँ आंसर देना, कहाँ चुप रहना है। साइलेंसिंग समटाइम्स द बेस्ट आंसर, sometimes silence is the best answer. जिसमें controversy is silence, sorry no comment please। सर आप कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें जवाब में इसका आंसर है सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू फॉलो, ठीक है? यही तो व्यक्तित्व के विकास का खेल है ना। यहाँ जब तुम एक साल जो बोला है इसको उधर ये तो सीखोगे, ठीक है? और जो है माइक तो बच्चे का माइक नीचे रखे बात। कोई स्टूडेंट साइंस लेकर पढ़ रहा है तो 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या है जिसमें सब इंटरेस्ट हो? जो सर साइंस का स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में आपको मैं ये सलाह दे दूंगा कि जस्ट यूपीएससी के नाम पर आप सब्जेक्ट चेंज कर लो, क्योंकि उसमें आपकी जरूरत नहीं। जिसमें इंटरेस्ट है उसे आपकी पढ़ने की आदत, कैपेसिटी डेवलप होगा, तो वो सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आप, जैसे मान लो साइंस है, अब तुम देख रहे हो कि आर्ट्स में शायद उससे ज्यादा आराम से पढ़ के समझ सकता हूँ, थोड़ा वैरायटी भी हो जाएगा, डाइवर्सिटी भी हो जाएगा, तो क्यों ना आप ह्यूमैनिटीज में ले लें, हिस्ट्री ले लें, ज्योग्राफी ले लें, करें, पर आपका मन करता है तो आपको वो करना चाहिए। आपको लगता है नहीं मैं साइंस में ही बहुत अच्छा हूँ और ग्रेजुएशन करना मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि समय खराब ना करके उसमें कर लिया। यहाँ हो गए हम आपको ऐसे सब कुछ पढ़ाएंगे, आप जो पढ़े उसको भी पढ़ाएंगे। कई बार लगेगा नहीं तो सब पढ़े हुए हैं क्यों पढ़ाया जा रहा है, बट आपने पढ़ा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाते हैं तो कंप्लेन लेके आ जाते हैं, सर हम तो इतना कुछ पढ़ के आए, एमए करके आए, ये फिर से हम लोग को पढ़ाए। तो मैंने कहा ऑफिसर बनना है ना, बोला हाँ, चुपचाप पढ़ो जो बता रहे। अपना विद्वान बनने की कोशिश मत करो, जो कहा जा रहा है उसको समझो। फिर वही लड़के आगे कहते हैं सर सॉरी सर, उसमें हम अपने को समझ रहे थे, बहुत पढ़ के आए, अब समझ में आया कि भाई इसका तो ध्यान ही नहीं रखना। इसे जब तक आपके मन में क्वेश्चन आता है जो आप नहीं जानते, उसको थोड़ा हम जानकारी दे देते हैं सिलेबस के बारे में और कैसे क्या होगा इसका टेस्ट का।
सबसे पहले आपको इस एग्जाम में एलिजिबिलिटी कहते हैं कि जो परमिशन मिलेगा क्लियर होने के लिए, उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना होगा किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी डिसिप्लिन में। मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो भी परसेंटेज है, आप 10th 12th में एक दो बार फेल होकर के पास हो गया है, ग्रेजुएशन में भी फेल हो गया है, फिर पास हो गए, कोई लेना देना। क्वेश्चन से डरोगे तो उसका आंसर बता दिया जाएगा कि कैसे फेल हुए और कैसे फेल होने के बाद पास हुए, और ये समझाया जाएगा कि फेलियर आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, इस स्टाइल में बात करोगे, सब समझा दिया। तो उसकी चिंता करने की बात नहीं, बट आपको ग्रेजुएट होना होगा, दैट इज वन थिंग। एज लिमिट जो है 21 से लेके 32 होगा जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल कैंडिडेट जो है तो 21 साल मिनिमम, 1 अगस्त का डेट लिया जाता है। मान लो 2025 में एग्जाम देना है तो 1 अगस्त 2025 को आपको होना चाहिए 21 साल। फॉर्म भरने का डेट तो आ जाएगा जनवरी फरवरी में ही, 25 में, लेकिन एज आपका 1 तारीख को देखा जाएगा, 1 अगस्त का डेट क्या है। तीसरी और जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से 25 है। ओबीसी रिजर्वेशन में ये जो बच्चे हैं उनको 3 साल और मिलेगा, मतलब 32 से 35 साल, और SC/ST कैंडिडेट को 2 साल और मिलेगा, तो कितने हो गए 37। तो 21 से 37 साल तक है। जनरल कैंडिडेट को अटेम्प्ट के तौर पर 6 अटेम्प्ट मिलेगा, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट होगा, SC/ST के लिए नो लिमिट होगा। अब सवाल उठता है कि किसी के पास लिमिट ज्यादा है, कम है, क्या वो ज्यादा एडवांटेज में? नो, एडवांटेज किसी को नहीं। यदि आपके पास टाइम ज्यादा मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, तो आप सोचोगे कि मेरा सक्सेस हो ही जाएगा, तो गलत सोच रहे। आपको सुविधा दी गई है, पर लेकिन मिनिमम एज 21 है, तो आप 32 साल तक क्यों इंतजार करना चाहते हो? इतने साल में सिलेक्शन के बाद हो गया तो जो सैलरी है उसका लॉस कौन भरेगा? सीनियोरिटी का लॉस कौन भरेगा? जो बच्चा 21 साल में आपका फ्रेंड ज्वाइन करेगा, आप 32 साल में करोगे, पहले तो आप रिटायर जल्दी हो जाओगे, पोस्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके जूनियर बनोगे, आप ही के दोस्त के जूनियर बन जाओगे। तो ये कई चीजें हैं जिसके कारण से कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास 32 साल है या 35 साल है तो हम तो अभी आराम से दे देंगे। डोंट टेक एनीथिंग कैजुअली। समय का निर्धारण ग्रेजुएट हैं 1 साल के अंदर रेडी होना चाहिए। यदि अभी 12th में है तो ग्रेजुएशन के जैसे आप ग्रेजुएट हैं तो आपको सोचना चाहिए 2025 का एग्जाम तो देना ही देना है, नो चॉइस। क्योंकि जैसे अपने माइंड को शिफ्ट करोगे कि 25 नहीं तो 26 नहीं तो 27, तो माइंड चला जाएगा 27। बड़ा आलसी है दिमाग, इमीडिएटली कहते हैं बैठो ना भी आराम से 27 साल तक। आप कहोगे 25, इसके आगे कुछ नहीं, जीवन देना। अगर आप सोचना भी नहीं, जब आएगा तो सोचेंगे, तो आपका दिमाग बदल जाएगा। तो एक तो पहले एलिजिबिलिटी करनी चाहिए। सिलेबस का जो मेन बेस है, जिसको जनरल स्टडी CSAT कहते हैं, और मेंस का भी, मेंस का जो सिलेबस जनरल स्टडीज का है, वो सिलेबस का जो स्टैंडर्ड है वो 9 से 12, राइट। एक सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का लेना है, वो आप जो पढ़ रहे हैं वो भी हो सकता है, और उसको छोड़ के भी एक नया सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, वो 4.5 से 5 महीने में तैयार हो जाए। क्योंकि आप डिफरेंट स्टाइल में पढ़ोगे। सपोज कि आप साइंस के स्टूडेंट हो और कहते हो सर मैं ज्योग्राफी लूंगा, तो 5.5 महीने में आपको ज्योग्राफी भी लगेगी। तो इसलिए झिझकने की जरूरत नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया तो मुझे वही लेना पड़ेगा। एकदम आप नया सब्जेक्ट ले सकते हैं, राइट। अब ये 3 स्टेज में एग्जाम होगा। पहला को कहेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। वो हर साल एक डेट फिक्स होता है, मई जून का 1 दिन का एग्जाम है। जून के महीने हो या मई में हो, जैसे इस साल अभी 30 जून को था तो वो बढ़ करके 16 जून चला गया बिकॉज ऑफ इलेक्शन। बट एक ही दिन होगा, संडे के दिन में। मॉर्निंग आवर में जनरल स्टडीज होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और 2 बजे के टाइम में 9 से 11 जो है जनरल स्टडीज हो गया, और 2 से 4 हो जाएगा आपका CSAT। अब दोनों सब्जेक्ट में क्या होंगे, ये सारा सिलेबस की कॉपी इन बच्चों को व्हाट्सएप पे इनको भिजवा देना, ठीक है ना। जितना जो मैं बोलता जा रहा हूँ ये सब भिजवा देना, और इनके साथ अवेलेबल करा देना इनके नंबर पे, मेल पे, पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर देंगे। तो उसमें क्या है कि
जनरल स्टडी जो सीसेट होगा, एक दिन का एग्जाम है। जनरल स्टडी में 100 क्वेश्चन होंगे, एक 2 घंटे का टेस्ट होगा, 120 मिनट होंगे, ठीक है, और 100 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें क्या है कि आपको मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा, सारे सब्जेक्ट को मिला के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब सब्जेक्ट है आपको जो प्रिलिमिनरी में पढ़ना है। मैंने सब्जेक्ट वाइज गिनवाया आपको, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, करेंट अफेयर्स, इस तरह के सब्जेक्ट होंगे। ये सब्जेक्ट पे 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे मिक्स्ड करके, कभी किसी में ज्यादा आता है, किसी में कभी जाता है। उसमें से हर क्वेश्चन के साथ आंसर भी वही है, 4 क्वेश्चन में आपको आंसर दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, उसके फोकस को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर मार्क करना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी। उसमें से आपको जो है वो एमआर सीट दिया जाएगा, उसमें आपको मार्क करना है, लॉग इन करना है, तो कंप्यूटर से जांचा जाता है, ठीक है। तो ये हर सब्जेक्ट के ऊपर में क्वेश्चन होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं हर चीज में आप स्ट्रांग हो, किसी को होगा, कोई किसी में होगा। तो मिला जुला करके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास करने के लिए यदि आप 46-48% भी नंबर ले आते हैं तो श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल स्टडीज में के बाद सी सेट जो है, सी सेट में पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन स्किल। एक पैसेज दिया जाएगा, 2 पैसेज दिए जाएंगे, उसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी वही है। दूसरा उसमें होगा, उसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। उस पर कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, सिचुएशन दिया जाएगा, आंसर भी वही होगा, आपको मार्क करना है। फिर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे जो बैंक्स में आते हैं, क्लरिकल एग्जाम में आता है, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन बेसिक मैथ्स होगा जिसको न्यूमरेसी कहते हैं, परसेंटेज बेसिस, कॉसेज बेसिस, जो आप लोगों ने 9-10 लेवल पे पढ़ा होगा। इंटरेस्टिंग बात है कि 80 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे होंगे। इसमें पास करना जरूरी है, 33% मार्क्स लाना जरूरी है। इसके नंबर जुड़ते नहीं मेरिट में, बट नहीं पास हुए इसमें तो यदि जीएस में भी अच्छा कर लिया तो ये खत्म हो गया। तो बहुत सारे तो अभी हिंदी मीडियम के इंस्टीट्यूट ने पहले सी सेट हटाने की कोशिश की, नहीं हुआ तो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद यूपीएससी भी नहीं मानी, तो बोला ठीक है करना तो पड़ेगा बट क्वालिफाइंग बना देना, तो 33% लेना होगा। अभी दिक्कत क्या हुआ, मैक्सिमम लोग इसी में फेल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ध्यान देते नहीं है। तो ये दोनों मिला करके जब प्रीलिमिनरी पास हो गए, अब तो रिजल्ट भी तुरंत आ जाता है, विद इन वीक टू 10 डेज आपको रिजल्ट आ जाता है। मतलब 15-16 को एग्जाम होगा तो 21-22 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा, पहले के 1.5 महीने लगता है। फिर आता है इसके बाद मेंस रिटेन। उसमें क्या है कि 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, एक कंपल्सरी इंग्लिश है जिसमें 300 नंबर के होंगे, 10th लेवल का इंग्लिश है, एक एसे लिखना है, प्रेसिस है, उसके बाद ट्रांसलेशन है, कुछ प्रोवर्ब्स हैं, फ्रेजेज हैं। तो उस तरह के दिए जाते हैं जो कई बार आप 10th वगैरह में एग्जाम देते हैं, उसमें जो आता है उसमें पास होना जरूरी है। 33% नंबर आएगा आप क्वालिफाई करके। और एक आपको हिंदी देना होगा, क्योंकि आप बिहार में, झारखंड में, तो आपको हिंदी लेना है। जो लोग बंगाली जानते हैं वो बंगाली ले सकते हैं, जो तमिल जानते हैं तमिल ले सकते हैं। उसमें एक लैंग्वेज कोई वन ऑफ द 8 लैंग्वेजेज, 8 आउट ऑफ लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेजेज जो 8th शेड्यूल में है उसमें से लेना होगा। ये हो गया, लेकिन इसके नंबर मेरिट में जुड़ते नहीं। अब लेकिन इसमें फेल हो गए तो आगे कॉपी नहीं जांची जाएगी, पूरी की जांची जाएगी जो पहले इसमें पास हो जाए। ये इंटरेस्टिंग बात है। अब इसके बाद जहां से मेरिट बनेगा, एक एसे का पेपर होगा 250 नंबर का, जिसमें 2 एसे लिखना पड़ता है, 1250 वर्ड की लिमिट होगी, 3 घंटे टाइम होगा। आप जो है 2 एसे लिखोगे इस पेपर में, उस जिसमें आपको कोई प्रोवर्ब दे दिया जाएगा, कोटेशन दे दिया जाएगा, ऐसे करके। तो वो एक टेक्निक चलती है। उसके बाद आता है जनरल स्टडीज के 4 पेपर। 4 पेपर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट है उसको 4 पेपर में बदल दिया। पेपर 1 हो जाएगा हिस्ट्री एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ, मॉडर्न वर्ल्ड। उसके बाद उसमें आएगा ज्योग्राफी, इसी के अंदर आएगा इंडियन सोसाइटी, हो गया पेपर 1। पेपर 2 होगा जो वहां था कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन।
पेपर 3 होगा इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, जो वहां भी हमने पढ़ा प्री में। और एक पेपर नया जुड़ता है यहाँ के, उसको कहते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें भी जब आप प्रशासन में जाओगे तो क्या डिसीजन कैसे लिया जाता है, आप कितना मॉरली फिट रहेंगे, एथिकल रहेंगे, इंटीग्रिटी रहेगी, उस पर डिसीजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी 250 मार्क्स हुआ। इसका मतलब है कि 250 के 4 जनरल स्टडीज के पेपर 1000 मार्क्स हो गए और 250 नंबर इससे के 1250। अभी नंबर देके घबराना नहीं है, क्योंकि इसी में फायदा है। जितना ज्यादा नंबर होगा, जितना क्वेश्चन ज्यादा होगा, उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी कि हम कहीं का अच्छा करेंगे, कहीं कम करेंगे। सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन होता है तो उसमें फिनिश हो जाते हैं। आप किसी पेपर में ज्यादा अच्छा करोगे, कोई दूसरा पेपर में अच्छा करेगा, कोई तीसरा करेगा। उसके बाद आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट 500 नंबर का है, 250 नंबर के 2 पेपर हो। मान लो हिस्ट्री लिया तो 250 के 2 पेपर हो जाएंगे, ज्योग्राफी लिया तो 250 के 2 पेपर हो जाएंगे, राइट। तो सारा मिला के 1750, मतलब 250 से 1000 मार्क्स जनरल स्टडीज और 500 ऑप्शन, क्योंकि लैंग्वेज वगैरह जुड़ते नहीं। 1750 मार्क्स के पेपर, इसका मेरिट लिस्ट बनेगा। क्वेश्चन में वर्ड लिमिट दिया जाता है, आप अंदाजुन नहीं लिख सकते, स्पेस दिया जाता है, उसी के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑफिसर बनोगे तो आप यूनिवर्सिटी के स्टाइल में, प्रोफेसर विद्वान के स्टाइल पन्ना पन्ना नहीं भरोगे, आपको टू द पॉइंट। पहले होता था, अब बंद कर दिया। और यूपीएससी ने कहा स्पेस और लिमिट, उसके अंदर लिखना है, सीखो, टू द पॉइंट काम करना है। जब इसमें क्वालिफाई करोगे तब इंटरव्यू में जाओगे। इंटरव्यू में 275 नंबर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, उसमें आपके व्यक्तित्व का टेस्ट होता है, सिचुएशन दिया जाता है। और जब दोनों के नंबर बाद में मेंस के नंबर, इंटरव्यू के दोनों क्लब कर दिया जाता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होता है। फिर आप डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट बनता है, 1000 लोगों का मार्क्स फिर फाइनल बन जाता है कि आईएएस में कितने, आईपीएस में, पुलिस में, फॉरेन में कितना जाएंगे। क्लियर हो गया? थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। सिलेबस में भिजवा दूंगा आपको देखने के लिए दोबारा। अब आता है कि सर्विस में कितना, एक एग्जाम और कितनी बड़ी पोजीशन में पहुंचते हैं। सबसे टॉप मोस्ट में आईएएस है, फिर पैरेलल में फॉरेन सर्विस है, फिर पुलिस सर्विस है। आपको पुलिस सर्विस में हो गया तो फिर अब आईएएस आईएफएस के लिए जा सकते हैं। पर आईएएस और आईएफएस में सिलेक्शन हो गया, दोबारा एग्जाम दे सकते हैं ऑर्डर या किसी कारण से, तो वो आपका हो गया, फाइनल हो गया, ठीक है। अब आईएएस की नौकरी देखो, तुम तो जहां रहते हो यहाँ तो डीसी, एसडीएम सब एक तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि एक कम एज में इतना पावरफुल पोजीशन, और कैबिनेट सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस चलाने तक जो जितना काम है वो सब आईएएस ऑफिसर। इलेक्शन का टाइम आया, सारा इलेक्शन का कमांड किसने ले लिया? सारे ऑफिसर्स ले लिया। डीसी जो चीफ इलेक्टोरल कमीशन हो गई यहाँ, ठीक है। सारा मिला के सर्टिफिकेट देने के लिए जो नया एमपी आया उसको सर्टिफिकेट देने काम भी वही करेंगे, एमएलए काम भी वही करेंगे। एग्जीक्यूट करना है, चीफ सेक्रेटरी एक साइड होगा स्टेट में, उधर चीफ मिनिस्टर होगा। चीफ मिनिस्टर लॉ कुछ ऑर्डर कर दिया, चीफ सेक्रेटरी ने रोक दिया, नहीं होगा। यदि चीफ सेक्रेटरी ने फाइनल नहीं किया तो चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर के बाद भी वो काम नहीं, उसको अल्टीमेटली ऑर्डर देना ही पड़ेगा, तभी होगा। कितना बड़ा पावर! चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया, भेजना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी के पास, उसने पास किया तभी होगा। आप समझ गए? तो ये एक, इसलिए हमेशा चीफ सेक्रेटरी के साथ कोई भी चीफ मिनिस्टर मिलकर चलता है। वो रोक दिया तो हो गया, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर आपको जाकर के वो एक लीगली कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा। तो इतना बड़ा एक सिस्टम बनता है। कोई एमपी है, उसको कोई भी ट्रेजरी से बिल पास कराना है, करना है, वो एमपी नहीं कर पाएगा, उसके लिए डीसी को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा ट्रेजरी उसी कंट्रोल में। हर एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल, सारा डिपार्टमेंट, लैंड रेवेन्यू, सब डीसी के पास, ठीक है। कितना बड़ा पावर इसका अंदाजा आ सकता है। एक सीईओ बनोगे किसी प्राइवेट कंपनी की, 200-300 करोड़ की कंपनी होगी, वो जाके 50 साल में बनोगे। एक 25 साल की उम्र में डिस्ट्रिक्ट का डीसी बनकर के 1000 करोड़ का डेवलपमेंट फंड का कंट्रोल एक डीसी के पास होगा। पर एक सच इसलिए इतना बड़ा क्रेज, तो आप लोग यहाँ तक खाली जब डीसी उसी देखिए, उसका रियल पावर आप जानते नहीं है कि किस लेवल तक और कहाँ तक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को चलाने के लिए भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएमओ होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, पीएमओ से जो पास होगा वो अल्टीमेटली वहां जाएगा, और वहां से पास होगा तो आप
समझिए कितना सिस्टम बना हुआ है। पुलिस सर्विस का आप जानते ही हैं, वही सेम कहानी है। टॉप लेवल पे आईबी में हेड है, ये क्रिकेट है, सब नीचे सुपर कर हुआ। इंडियन फॉरेन सर्विस में है, आधे समय कंट्री में रहोगे, आधे समय बाहर रहोगे, लेकिन मोस्टली आप बड़े शहर में होंगे या दिल्ली में होंगे या फिर वर्ल्ड में कहीं होंगे। उसमें से आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कल्चरली, इकोनॉमिकली, यूनाइटेड नेशंस में, यूनिसेफ में। आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है, पूरे परिवार के रहने का, बच्चों का पढ़ाई का, जहां भी वर्ल्ड में जाओगे वहां आपके लिए सपोर्ट मिलता है। सो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एलिट सर्विस। पहले क्या होता था, मैक्सिमम लोग जो टॉप रैंकर होते फॉरेन सर्विस में जाते थे। अभी आईएएस के बाद फिर फॉरेन सर्विस का नंबर आता है, क्योंकि संख्या आईएएस में सिलेक्शन की थोड़ी ज्यादा हो गई, उसमें वैकेंसी भी फॉरेन सर्विस में थोड़ा ज्यादा हो गई। उसके बाद आ जाता है ग्रुप ए सर्विस, कस्टम्स, इनकम टैक्स, रेलवे, पोस्टल, सब मिला के 23 का सर्विसेज है। कोई भी सर्विस कहीं कमी नहीं, सब सर्विस के अपने पावर है। जिस डिपार्टमेंट होगा उसका टॉप बॉस वही होगा। तो ये एक खेल है। और उसी तरह से सेम लेवल पे जेपीएससी में आपके स्टेट में उसी तरह से आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, पुलिस जॉब, रेवेन्यू, सब फिर आपका सेम क्या उसी का ठीक रेप्लिका है। यहाँ खाली फॉरेन सर्विस नहीं है, रेलवे नहीं है, जो सेंट्रल लिस्ट के लिस्ट वो नहीं होगा, इनकम टैक्स नहीं होगा, लेकिन एसएल टैक्स होगा। आप समझिए इस तरह क्या होगा। तो इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर है। तो सोचो इस एग्जाम को पास करके एक 21 साल का बच्चा आप में से कहां पहुंच सकता है। और ये वही 6 नहीं रहा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, है ना, कि भाई झेलना ये टाइम है मेरा, इसी के मजे करने बाद में। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ आपको। अब आपको फिर से पूछिए कितना अंक प्रॉपर, या जो एक आईएएस के रैंक तक पहुंचने के लिए ओवरऑल मेंस में तुम्हारे नंबर यदि 50% के अराउंड आ गया तो विद द टॉप रैंक यू विल बी राइज। यहाँ नंबर उसमें आपको 70-80% का चक्कर नहीं, उतना ही में आप पहुंचोगे। जो टॉपर भी होता है वो 54-55% ओवर आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें इंटरव्यू का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि इंटरव्यू में एक लड़का उसी मेहनत से सिर्फ फिनिशिंग चाहिए 100 नंबर भी ला सकता है, 150 भी ला सकता है, 200 भी ला सकता है, 225, 235 तक ला सकता है, 40 तक ला सकता है। डिफरेंस देखते हो, ये फर्क हो जाए। तो बहुत ही जबरदस्त वैल्यू दिया है इसमें उसके अंदर। इसलिए मेरा शुरू से भी फोकस रहा है व्यक्तित्व के विकास पे। वो सब स्टेज में हेल्प करता है और इंटरव्यू में भी करेगा ही करेगा। कंटिन्यू करिए, कोई आपको इंटर स्टेट सेंटर ट्रांसफरेबल नहीं, वो वहां के सारा रिपोर्ट चला जाएगा उस सेंटर में और फिर वहां से बच्चा आगे बढ़ के शुरू कर। ये विशेषता है कि यही फायदा है बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते। आपका कुछ दिन मन करता है जब श्रीनगर में पढ़ना है तो वहां पढ़ लीजिए कि मौसम के हिसाब से चेंज करके हम तो सर 4 महीने वहां पढ़ेंगे, जाके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है। लेकिन उसका रीजन होना चाहिए कि क्यों जाना चाहते हैं, नहीं तो बच्चे क्या फिर घूमते रह जाएंगे। क्यों जाना चाहते हैं खाली वो क्लियर होना चाहिए कि क्यों जाना चाहते हैं। और जो है सारे सब्जेक्ट में अगर वीक हो कोई स्टूडेंट तो सारे सब्जेक्ट में मतलब सिर्फ जस्ट पास और इंटरव्यू में बहुत अच्छा करे तो वो बन सकता है। देखो क्या है, वीक से मतलब है सबसे पहले अब हमारे पास जब पढ़ने आते हो तो हम इसी माइंड सेट से चलते हैं कि तुम सब में कमजोर हो। अब ये मान के नहीं चलते कि आप सब में खूब विद्वान बन गए, आए भी होगे तो आपको फंडामेंटल सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको वीक रहने नहीं देंगे। वीक का मतलब होता है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो एक मेंस तक पहुंचने के लिए बेसिक मार्क्स तो चाहिए ना। मेंस में यदि मान लो 46-45% नहीं नंबर लाओगे तो आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा ना। इंटरव्यू कॉल तक पहुंचने के लिए नंबर चाहिए। लेकिन है कि मान लो मेंस में नंबर कम आए, जब सिलेक्शन हुआ और इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर गए तो फिर ये पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाए, ये फर्क पड़ता है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बैलेंस करना है। और यहां आप तैयारी करने आओगे, हम ये मान के नहीं चलते कि आप सब कुछ पढ़ लिख के आ रहे हो, बल्कि हम लोग कई बार दिक्कत हो जाती है कि ये पढ़ लिख करके आ गए अपने हिसाब से,
और गलत रास्ते में भटक के आ गए तो उसको करेक्ट करने में टाइम लग जाता है फिर। कि दिमाग मानता ही नहीं कि ऐसा करना। ठीक है इसका। मान लो यहाँ पे हजारीबाग में बैठे हैं, जाना था गया, रास्ता पकड़ लिया रांची का, वो जाके रामगढ़ में देखे तो जिले ने कहा गया तो नहीं होगा उसको, फिर वापस लाना पड़ेगा इधर आओ, फिर दोबारा भेजना पड़ेगा, इधर है बोल गया। ठीक है इसका। शुरुआत कहाँ से करें? आज से हो गया तुम्हारा शुरू, क्या चाहिए आज से शुरू हो गया। शुरू का उसी दिन हो जाता है जहां से उसकी समझ शुरू होता है कि है क्या। शुरुआत में क्या होता है, आदमी सोचता है कौन सा किताब पढ़ेंगे तो शुरू होगा, वो शुरुआत नहीं है। शुरुआत है कि क्या आप अपने जो एग्जाम है उसके सिलेबस, उसके क्वेश्चन, क्या डायरेक्शन को समझते हो। तो यदि समझते हो तो आप शुरुआत हो गई। इसलिए आज आपको क्या समझा रहा हूं कि आपका सिलेबस क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां से शुरू हुई। एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे तो यहां से आपकी शुरुआत की गई। तो बिगिनिंग जो है किसी भी काम के लिए, उसका बिगिनिंग, उसका हेल्थ चेकअप जरूरी होता है। कोई डॉक्टर है कि आपका कोई मेडिसिन लिखेगा तो सबसे पहले कहेगा टेस्ट करा के। तो उसी तरह से यहाँ आप हमारे पास जब होते हैं तो हम आपका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि 12th का बच्चा है, इसे ये काम किया होगा, 2-4 डिस्कशन बातों से समझ में आ जाता है हमको कि कहाँ कॉमन केयर देना है और कहाँ आपको स्पेशल केयर देना है। वो हमें समझ में आ जाएगा कि उसकी सॉर्टिंग प्लानिंग हो गई है आपकी। तो सबसे पहले अपने सिलेबस की पकड़ कि सिलेबस है क्या, 10 साल के क्वेश्चन की समझ कि पूछा क्या जा रहा है, और फिर पढ़ना क्या है। तो वो पढ़ने का जो सिलसिला है, वो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। किताबों का नाम से गूगल मारोगे 50 किताब नाम आ जाएगा। दैट इज नॉट योर सक्सेस आज के दिन में कि जनरल स्टडीज हिस्ट्री में क्या पढ़े तो आपको आ जाएगा किताब का। बट ये डाइवर्सन है। तो आपको सबसे पहले सिलेबस के एक एक वर्ड को समझना होगा, जो आप लोग उस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न को समझना होगा कहाँ जा रहा है। फिर आप पढ़ने के बाद कैसे इसमें क्वेश्चन बनता है, आंसर कैसे बनता है, आप इसको जानते हो। तो साइंटिफिकली सब तैयार किया जाता है। कोचिंग का कोई भी कोचिंग वर्ड जो है, चाहे स्पोर्ट्स में चाहे कहीं है, तुम कल जाते हो कि नहीं मुझे भाग लेना है 100 मीटर के रेस में, तो आपका कोच क्या करेगा, आपका फिटनेस पेपर करेगा, आपके न्यूट्रिशन पे ध्यान देगा, रोज अभ्यास कराएगा, रोज टाइम के साथ दौड़ाएगा, तब बोलेगा आप जाओ, अब रेस में। तो कोच का काम ये होता है। टीचर का काम क्या होता है, सिर्फ वो क्लास में, स्कूल में वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, एजुकेशन बढ़ा रहा है, नॉलेज बढ़ा रहा है, उनका वो अलग काम है। वो जो काम अलग है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ए टीचर एंड ए कोच। यहाँ आप आ रहे हो कोचिंग के लिए, नॉट फॉर टीचिंग। क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में 3 साल में पढ़ा है, उसी चीज को हम 5 महीने पढ़ा देंगे आपको। कितना बड़ा फर्क है, ये डिफरेंस है उसमें कि क्या है। हम तो एकदम फटाफट वहां ध्यान देते हैं जहाँ क्वेश्चन आपका आएगा, कैसे आपको क्लास सीखनी है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बिकमिंग ए पहलवान एंड बिकमिंग ए रेसलर, दोनों अलग चीज है। एक पहलवान बन गए, रोज जाकर के तुम मैदान में दौड़ो, वो एक काम है अपनी बॉडी फिटनेस के लिए। लेकिन रेस में जाने के लिए आपको फिर अलग प्रैक्टिस करनी होगी, उस समय में टाइमिंग के हिसाब से करनी होगी। क्या मेंटल अलर्टनेस चाहिए, क्या फोकस चाहिए, कैसे आप करोगे, फिर ये फर्क पड़ेगा। ठीक है। जो तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्शन होगा। मान लो कहाँ कहाँ कमी रह गई, दोबारा सारा पढ़ने की जरूरत क्या है। बहुत सारे आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरह से लुभा रहे हैं बच्चों को कि लाइफ टाइम फ्री। अरे कोचिंग, तुम लाइफ टाइम फ्री से क्या मतलब, तुमको एकदम 21 से शुरू करके नालायक बना के 32 तक पहुंचा दोगे। जो कोचिंग हमने 1 साल का लिया, 1 साल में खत्म होना चाहिए। और आपका समय कीमती है, 3 साल के लिए 3 साल में है। अब अगर 3 साल फिर पढ़ने आओगे तो उस समय का वैल्यू कौन निकालेगा। तो आपको जो जरूरत होगी, जहां जरूरत है, कहीं कमी दिखती है, आओगे, उसमें आप पूछोगे, डिस्कशन करोगे, 2-4 सेक्शन कमजोर रहेगा उसको पढ़ोगे, देखोगे, चलोगे, तब ना बात बनेगी। 1 साल की ट्रेनिंग दे दिया इसको, दोबारा कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप खाली प्रैक्टिस से चीजें हैं।
नहीं लिखेंगे। बेसिक नॉलेज के जो सवाल आता है वो आता है। कोई ऐसा सवाल नहीं आता जिसमें आपको धर्म का या किसी सब्जेक्ट का ज्ञाता होना चाहिए। सवाल ये पूछा जाता है जिसमें ये चेक होता है कि आप बेसिक चीज जानते हो। जैसे जैनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जो कल आप ऑफिसर बनोगे, मान लो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के थ्रू डीसी हो, तो ये धर्म क्या है उसके बारे में बेसिक आइडिया चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है, जैन क्या कहता है। ये तो सब आप पढ़ोगे ही नॉर्मल, लेकिन आपको ना तो गीता, ना रामायण, ना महाभारत, ना कुरान कुछ पढ़ने की ज्ञानी होने की जरूरत नहीं। वो अपने शौक से पढ़े तो अलग चीज है, बट आपके सर्विस में उसकी जरूरत नहीं। पेपर जैसे हम पेपर टेकिंग करते हैं तो बहुत सारा न्यूज रहता है, तो उसमें हम कौन सी चीज़ को इग्नोर करें, कौन सी चीज़ को एक्वायर। क्वेश्चन ये है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। ये एक बहुत बड़ी कला है। न्यूज़पेपर में सबके लिए है, कुछ शेयर ब्रोकर के लिए भी है, पॉलिटिशियन के लिए भी, आम इंटरेस्ट की चीज है, चटपटा न्यूज है, हर तरह की चीज है। लेकिन आप किस माइंडसेट से पढ़ते हो? वो माइंडसेट है कि मुझे ऑफिसर बनना है, कल मैं आईएएस आईपीएस पुलिस सर्विस के लिए जाऊँ, इस न्यूज का मेरे लिए क्या यूज है? तो सबसे पहले आपको इसीलिए ध्यान दिया जाता है कि सिलेबस की जानकारी प्रॉपर होना चाहिए। तो जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये एक एक टॉपिक आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या कहता है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसका तरीका है कि पहले 20 मिनट एज ए जनरल रीडर पढ़ते हो। जनरल रीडर का मतलब क्या होता है कि जो सब लोग जो चीज पढ़ते हैं पढ़ लिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पूरा पूरा न्यूज पढ़े। कोई हेडलाइन पढ़ लिया, कोई आपका 2-4 लाइन पढ़ लिया, आपको क्लियर हो जाता है। लेकिन उस पढ़ने के दौरान जो जो सिलेबस से मैच करता है टॉपिक, कोई इंटरनेशनल रिलेशन का है तो टिक मार्क करेंगे, कोई आदमी गवर्नेंस का कोई डिसीजन तो उसको ले लेंगे, इन्वायरमेंट के तो उसको मार्क करेंगे। फिर वापस आएंगे 45 मिनट, वो सारे जो टिक किया उसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक तो ये बात होगी। अब पढ़ेंगे कैसे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि एक न्यूज आया कि केदारनाथ में क्लाउड बस्ट हो गया। क्लाउड बस्ट समझते हैं कि बादल टूट के गिरे। वैसे सुना हो ना पास्ट में जो है कितने बारिश हुई, इतने सब बह गए। तो पहले तो आपने पढ़ाई की है जो क्लाइमेट, क्लाउड बस्ट होता क्या है, ठीक है, कुछ न कुछ इसमें जरूर लिखा हो, क्योंकि लिखने वाला रिपोर्ट में लिखता है तो आपके उसे ज्ञान भी बढ़ेगा और आप ज्योग्राफी भी पढ़ेगा। तो आपको नहीं है तो आपको जानना चाहिए कि क्लाउड बस्ट होता क्या है, ठीक है। तो एक तो वो हो गया। अब इसके बाद उसी न्यूज के अंदर सिर्फ क्लाइमेट नहीं है, वहां ज्योग्राफी भी आ जाएगा, हिस्ट्री भी आ जाएगा। जो लिख रहा होगा रिपोर्टर या कोई इसमें कि कितने साल पहले ये एक तरह का घटना हुई थी और ये बार बार कैसे होती है। अब एडमिनिस्ट्रेटर के साथ दिमाग लगा रहे हैं कि यहाँ ऐसा क्यों होता है, इसका इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में क्या असर पड़ेगा, वो आपको भी पड़ेगा। इसका जो है सोशल इश्यूज, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा, वहां का चीजें होंगी। यहाँ के ऊपर में रिलीजियस इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, यहाँ की इकोनॉमी में क्या डिफरेंस आ जाएगा, समझ गए। अब एक न्यूज पढ़ रहे हैं क्लाउड बस्ट का, बहने का, बट आप जनरल लोगों जैसा नहीं पढ़ रहे हो। यही आप सीखते हो कि उसी मजा आता है ना, इसने बोला ना पढ़ते पढ़ते आलस आ जाता है। अब जब ये सब सीख लेगा तो न्यूज पेपर मजा आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सर ने कहा था इसमें ये भी लिखना था, अच्छा ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, तो मजा आने लगेगा। तो यही ज्ञान की दुनिया, ठीक है। तो जब आप टॉपिक चुन करके सब पढ़ोगे तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा, और धीरे धीरे आपका मस्तिष्क का जैसे जैसे विकास होगा, बढ़ते जाओगे, उसके बाद अगले 1 महीने 2 महीने 4 महीने के बाद जो न्यूज आपके सुनने वालों को जब न्यूज बताने लगोगे तो उनको भी होश उड़ जाएगा, करीब बाप ये न्यूज ये था, बात कुछ और है। आम आदमी तो अखबार पढ़ता है सूचना के लिए ना, इंफॉर्मेशन के लिए। अखबार जो पढ़ता है आदमी सूचना के लिए पढ़ता है कि ये घटना हो गई, इसमें ये हो गया। अब देखो क्या होता है कि इस एग्जामिनेशन में जैसे हम आपको पूछते हैं एक अच्छा प्रशासक के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो क्या बोलोगे? एक अच्छे प्रशासक की क्या क्वालिटी होनी चाहिए बताओ?
लीडरशिप क्वालिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, और बताओ, गुड हेल्थ होना चाहिए, अच्छी बात, बढ़िया बात, और इंडिकेट्स, अच्छा, और कोई भी समस्या तो तुरंत एक्शन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, एम्पैथिक। एम्पैथिक का मतलब है संवेदनशील होना, बात को समझने की कोशिश करना, और गुड लिसनर है ना, क्राइसिस मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी। अब आप देखो, अभी आप यंग स्टूडेंट हो, हमने पूछा एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आपने से कोई ऐसा नहीं बताया कि सर उसको मैथमेटिशियन होना चाहिए, हिस्टोरियन होना चाहिए, ज्योग्राफर होना चाहिए, किसी ने नहीं बोला। सब आप वो बोल रहे हो जो प्रैक्टिकल क्वालिटी है। तो यूपीएससी भी इसी का टेस्ट ले रही है, सब्जेक्ट सामने है लेकिन टेस्ट इसका चल रहा है। आप समझ में आ गया? आप भी इस चीज को अनजाने जाने में बोल दिया आपने वही चीज, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि भाई कोई हिस्टोरियन का काम नहीं हुआ, ज्योग्राफर के काम नहीं है, उसको बेसिक नॉलेज चाहिए। तो होता क्या है, इसको जो मैं समझाता हूं उसको कहते हैं नॉलेज, स्किल एंड विजडम। नॉलेज भी कैसा लाएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, कि उसमें किस तरह से करेंगे। स्किल सेट क्या होगा, थिंकिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल। विजडम क्या होगा, उसमें यूज क्या होगा। ठीक है, अब आती बारी कि एक फॉर्मूला है जो अभी से दिमाग बिठा लो, उसको कहते हैं ABC फॉर्मूला, एक्यूरेट, ब्रीफ एंड क्लियर। मेरा अप्रोच क्या होगा ये समझने के लिए, एक्यूरेट होगा, ब्रीफ लूंगा और टू द पॉइंट क्लियर बात करूंगा। आम आदमी नहीं कर पाता। एक पॉलिटिशियन जितना भाषण देगा उससे उतना वोट मिलेगा, और एक एग्जामिनर IAS एस्पिरेंट जितना कम लिखेगा बोलेगा उतना नंबर मिलेगा। दोनों में ये फर्क है। पॉलिटिशियन को ज्यादा बोलने से वोट मिलता है, आपको कम करने से मिलता है, तो ये फर्क हमेशा रहेगा। आपको टू द पॉइंट रहोगे आप, ठीक है। तो उसके लिए एक्यूरेट, ब्रीफ एंड क्लियर। अब इसमें क्या है, 4 चीज है, थिंकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। थिंकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये चारों चीज में एक्यूरेट रहना है, ब्रीफ रहना है और क्लियर रहना है। अब कैसे होगा, इसको आगे चलते हैं, थिंकिंग पे चलते हैं। भाई आपके पास माइंड है, ब्रेन है, पर जरूरी नहीं कि आपको सोचना भी आता है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते पढ़ते या घर में या समाज में रहते साथ चिंतन नहीं, आप लोगों ने ज्यादा चिंता सीखा है, चिंता करना सीखा है। और चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, बिंदी हटा दो चिता बन जाता है। तो इंसान इसलिए हमेशा कहता है चिंता में जो रहता है वो हमेशा चिता की हो जाता है, बर्बादी की हो जाता है। और जो आदमी उसी को चिंतन में बदल देता है तो वही फिर उसको आगे बढ़ता चला जाता है। समस्या सबके जीवन में आती है, संघर्ष आएगा, अब उसको कैसे यूज करोगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी लहरों से डर कर जो बताया तुमको, अभी और भी कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप चिंतन करना कैसे करेंगे उसको सीखिए। ये कला है, एक साइंस है, एक टूल है जिसको कहते हैं वर्टिकल थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग। आप जानते हैं क्या, किसी को पता है वर्टिकल लैटरल थिंकिंग क्या होती है? नहीं पता। वर्टिकल मतलब सीधा, स्पेशलाइज, लैटरल मतलब हॉरिजॉन्टल। हाँ, हॉरिजॉन्टल। अब जैसे हमने कहा कि एक गांव गरीब है, उसे इकोनॉमिक बात हो गई, पर गरीब क्यों है, क्या निदान होगा? हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, सारी चीजें आती हैं, साइंटिफिक आ जाएंगे। तो यूपीएससी भी आपको ये जेपीएससी सब्जेक्ट क्यों पढ़ाती है, ताकि आप जब पढ़ें तो एक ही समस्या का वर्टिकल के साथ साथ लैटरल देखें। क्योंकि कॉलेज में आपने पढ़ते पढ़ते स्पेशलिस्ट हो गया, स्कूल में ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते थे, फिर कम पढ़ते थे, फिर कम पढ़ते, एमए आते थे, एक सब्जेक्ट हो गया, पीएचडी एक टॉपिक रह गया। बट आपकी जिंदगी एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक नहीं है। यदि आप जो समझते हैं कि घर में कोई आदमी गरीब है, तो गरीबी सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे और कई कारण होंगे। वो जब हम उसको एग्जामिन करेंगे तब गरीबी दूर होगी। आप समझिए। तो उसी तरह से एक ऑफिसर का काम है कैसे सोचेगा। से फॉर एग्जाम्पल
आपने थोड़ी देर पहले बताया गांव गरीब है तो सोशल पॉलिटिकल। अब इमेजिन करो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आप ताजमहल के बारे में जानते हो? कहेंगे हाँ सर जानते हो। चलो 200 वर्ड आप मुझे बताओ, क्या बताओगे? किसने बनाया, कहां बनाया, किन से नदी किनारे है, संगमरमर का बना हुआ है, ये सब लोग जानते हैं, तुम भी बता दोगे। इसको बताने के लिए कोई आर्किटेक्चर का एक्सपर्ट होगा तो 2000 वर्ड में आर्किटेक्चर डिटेल लिख देगा। कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा तो 2000 वर्ड में तो पन्ना भर की हिस्ट्री लिख देगा, और कोई लिटरेचर का होगा तो प्रेम कहानी लिखेगा। लेकिन आपके उसमें फर्क क्या है? पहले वर्टिकल सोचेंगे। वर्टिकल क्या है? जो सब्जेक्ट के बारे में बेसिक विषय 200 वर्ड है, 50 वर्ड बोलेंगे सिर्फ उसके लिए कि ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। कैसे देखो वर्ड को मिलाया जाता है ताकि वर्ड बचे। ताजमहल कॉमा वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड इन आगरा, मेड ऑफ white marble brought from Makarana, was built by Shahjahan in memory of his beloved wife Mumtaz। इतने में 50 वर्ड खत्म। क्लियर? अब बचा हमारे पास 150 वर्ड। अब 150 वर्ड में उठाना शुरू करेंगे, हिस्ट्री के हिसाब से बताएंगे। हिस्टोरिकली इट इज इवोल्यूशन ऑफ बिल्डिंग कमिंग ऑल्सो फ्रॉम द प्रीवियस कंस्ट्रक्शन, दैट इज हुमायूं टॉम्ब एंड सच बिल्डिंग्स। हो गया। इकोनॉमिकली अब जाएंगे। एज इन द मॉडर्न टाइम फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरी एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड, so happened also in those days. From the royal treasury, employment was created by making constructions like roads, building and utility places. Taj Mahal was one of them. Taj Mahal was preceded by a serious famine in India, in which 7.5 years, 22,000 people were given employment. Clear हुआ? हिंदी में बोल देते हैं कि जैसे आज मनरेगा और इस प्रकार के राजसी खजाने से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाता है, उस जमाने में इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं थे, तो राशि खजाने से एम्प्लॉयमेंट देने का तरीका था कि सड़कें बनाई जाए, डैम बनाए जाए, झील बनाए जाए, रिलीजियस प्लेस बनाए जाए, पट्टी बनाए जाए। ताजमहल भी उसमें से एक था। ताजमहल के बनने से पहले भारत में भीषण अकाल हुआ था। 22,000 लोगों को 7.5 साल तक एम्प्लॉयमेंट दिया गया। ठीक है। और आज भी ताजमहल एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, बहुत सारे लोगों की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका हिस्सा। फिर आगे आप बात कर सकते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। इट वाज द फाइन ब्लेंडिंग ऑफ इंडो पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इंडो और पर्शियन और भारतीय जो संस्कृति के अंदर कला विकसित हुआ, उसका एक गोल्डन पीरियड था। ठीक है। फिर आप साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ा है यूपीएससी में, कहोगे सिविल इंजीनियरिंग का शानदार प्रदर्शन मध्यकाल में हुआ, जो आज भी अजूबा है। सिविल इंजीनियरिंग की बात भी कर दी हमने कि जो द यूज ऑफ मिनारेट्स, डूम एंड ऑल दिस थिंग्स व्हिच आर स्टिल मिराकल, ये हो गए। फिर हम बात करेंगे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर टूरिज्म पॉइंट से कहेंगे बिकम सो इम्पोर्टेंट देन एंड इवन नाउ। जब आप ऐसा बोलोगे तो एग्जामिनर को पढ़ के लगेगा कि कल आपको आगरा का डीएम बना दिया जाए तो आगरा के ताजमहल के बारे में आपकी सोच क्या होगी? क्योंकि आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप आम जनता जैसा नहीं सोचोगे, आप अपने हर दिन का यूज करोगे, और कल आप डीएम बनोगे या किसी भी बिल्डिंग में जहां का डीएम बनोगे तो वहां आपकी सोच लोगों से डिफरेंट होगी और आप हर दृष्टिकोण से उसको सोचोगे। क्लियर हो गया? ये डिफरेंस है आपके नॉर्मल पढ़ाई में और इसमें पढ़ाई। तो बताओ इसमें आलस आएगा? नहीं। टीसी वहां कहा जाता है जहां ट्राइबल कम्युनिटी होती है, ट्राइब्स के लिए स्पेशली, जहां ट्राइब्स होते हैं उसके लिए स्पेशल पावर दिया गया है डीएम को, जिसके अंदर वो डिसीजन ले सकता है ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए। तो वहां वो डिप्टी कमिश्नर कहलाता है। जहां ट्राइबल नहीं है वहां उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम होते हैं। ठीक है। और कहीं कहीं सिर्फ कलेक्टर होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट है उसको सिर्फ कलेक्टर कहा जाता है। तो कलेक्टर का रोल उसमें ज्यादा जो हो जाता है वो रेवेन्यू बेस ज्यादा हो जाता है, बाकी रोल के दूसरों के साथ भी बढ़ जाता है।
उसमें कलेक्टर रेवेन्यू पर ज़्यादा फोकस होगा, पर डीसी जो है उसके पास मल्टीपल हो जाता है, रेवेन्यू भी आ जाता है, ट्राइबल डेवलपमेंट भी आ जाता है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के पोजिशनिंग के आधार पर डिपेंड है। तो ये बात क्लियर हो गया। तो उसी तरह से लिसनिंग, दो काम दिए हैं कुदरत ने, पर जरूरी नहीं कि हमको सुनना भी आता है, क्योंकि सुनने का तो आदत ही नहीं। कोई बोलता है उसके पहले हम अपने विचार बना लेते हैं, कोई घर में बोले टोक रहे तो गड़बड़ हो जाता है। आराम से सुनना, सुनने से पहले बोलने का मन करता है। पति पत्नी के झगड़े का सबसे बड़ा कारण होता है एक दूसरे की सुनते नहीं, कहते हैं तुम नहीं सुनते, वो कहते हैं तुम नहीं सुनते, पर एक्चुअली दोनों नहीं सुन रहे, और अंजाम ही होता है फिर लड़ाई हो जाती है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच लड़ाई इसी कारण होता है, पड़ोसियों के साथ भी इसलिए होता है, दो धर्म के बीच में लड़ाई भी इसलिए होती है, ठीक है, दो कंट्री के बीच में भी लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि लिसनिंग पावर नहीं है। सोचते हैं आप जो बोल रहे हैं वही सही है। जब लिसनिंग होती है तो समझौता होता है, फिर बातें होती है, रिलेशन बनता है। तो इस लिसनिंग स्किल एक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी क्वालिटी है, लीडर की क्वालिटी है कि कोई आए तो आप बोलोगे कम क्योंकि मुंह एक ही है, और सुनोगे डबल क्योंकि आपके दो कान है। दो कान है तो डबल सुनना चाहिए, एक बार बोलना चाहिए, ठीक है। तो कुदरत ने उसी हिसाब से दिया, तो आप सुनने की बात करोगे। तो ये आपकी लिसनिंग पावर है। लिसनिंग में भी इसी तरह से लैटरल वर्टिकल, जैसे बोले कि सुन रहे साथ साथ सब कुछ कंबाइन कर चल रहे, एबीसी स्पीकिंग बोले, टू द पॉइंट बोले, काम की बात बोले, ये आपकी एक एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी है। अंग्रेजी और हिंदी आता है, धड़ाधड़ कुछ बोल रहे हो फिर कोई काम नहीं, मस्ट हैव सम मीनिंग टू टॉक, ठीक है। और उसके बाद फिर राइटिंग, 1750 नंबर लिखना है मेंस में, छोटे और बड़े आंसर लिखने हैं। वो लिखने की कला के लिए थिंकिंग, लिसनिंग, रीडिंग सब ठीक होगा तो राइटिंग भी अच्छी होगी। राइटिंग इज वन परफेक्ट, तो जाकर के आप हम काबिल बनेंगे, नॉट ओनली फॉर आईएएस। जो मैं बात कर रहा हूं ये आपको जीवन में कहीं भी एक्सेल करने के लिए, अलग होने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए ये पावर देता है। इसलिए मैं कहता हूं यूपीएससी का सिलेबस तो सबको पढ़ाना चाहिए, इतना बढ़िया बनाया हुआ है, उस स्टाइल में ट्रेन किया जाए तो हमारा देश का डेवलपमेंट बड़ी फटाफट होगा। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी नहीं कर पाते, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसको डेवलपमेंट पे ध्यान कम देते हैं। तो ये है आपका अप्रोच जो डिफरेंट बना है, ठीक है। तो बीच बीच में मैं अपना अब बीच में कहा था मैंने कि संघर्ष कैसे उठता है, एक कहानी और याद आई, इस कंसेप्ट आया। होता क्या है कि जो बाज है उसकी क्वालिटी हमेशा ऊपर रहता है, वो हमेशा जमीन से हाईएस्ट हाइट पे बैठता है, उसे फ्लाई करता है। लेकिन जब अचानक तूफान आता है तो एक सिचुएशन आता है जब उसको झटके से नीचे उतार देता है, नीचे आना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसका स्वभाव है कि मैं ऊपर ही रहूंगा, इसका और ऊपर जाऊंगा। वो कैसे करता है कि जैसे नीचे आता है, जो कौवे हैं क्राउस, उस पर डाइव करने लगते हैं, मजाक बनाते हैं उसका चारों ओर से, क्योंकि उनके अंदर छोटे छोटे हैं तो उनके पंख होते नीचे उड़ने की, जिसने स्विफ्ट ने दाएं बाएं वो ही नहीं कर सकता है ना। तो क्या करता है, वो उसकी परवाह नहीं करता, और वो फिर अपनी धुन में रहता है कि मुझे ऊपर वापस जाना है। तो क्या करता है, अपना पंख फैलाता है और जो तूफान की हवा आ रही है उसी को यूज करता है, और धीरे 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 अपने को उठाते चला जाता है उसी करते हुए, और ये फिर एकदम तूफान के रेंज से ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाके फिर मजे से ये अपना तैरना शुरू करता है, या कोई ऊंचे चौपाड़ पर चोटी मिल गई तो वहां जाकर बैठ जाता है, तूफान नीचे जा रहा होता है। तो कोई भी व्यक्ति सक्सेस ओरिएंटेड, हर व्यक्ति में फेलियर एंड सक्सेस इज पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने भी जीवन में बहुत कुछ देखा, आज भी चाणक्य को दोबारा उठाने में कोरोना के बाद बहुत संघर्ष करना पड़ा, आज भी कर रहे हैं, लेकिन हार नहीं मान तो चीजें फिर उठती चलेगी। तो आप तूफान डाइव करते हो, लोग मजाक बनाएंगे, कौवे चिल्लाएंगे, कॉम्पिटिटर्स आकर के मजे करेंगे आपके साथ, जो आपके साथ जो आज वे लगे, लेकिन आपको यदि अपने पर भरोसा है तो उसी चीजों को यूज करके, तूफान को यूज करके तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगली बार कोई चील को उड़ता हुआ देखो, कोई बाज को तो ध्यान से देखना कि तूफान में कर क्या रहा है, समझिए बात। तो ये कुदरत में बहुत कुछ है, जो मैसेज है जो आदमी सिखाता है, समझ गए। That's the beauty of nature. Sir, I have a question for you. Sir, आप अभी जितना भी बात की सर, आईएएस में पॉजिटिव बात सर,
कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं सब। अब आप इतने बड़े सर हैं, 30 साल का आपको टीचिंग करियर का एक्सपीरियंस है, इतने सारे आईएएस को बनाया, तो सर उसमें कुछ तो नेगेटिव बात भी होंगे आईएएस बनने का। अभी गूगल में मैंने सर्च किया तो सिर्फ प्रोज दिख रहे हैं, कौन से। देखो, सबसे पहले हम ढूंढने क्या निकलने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेगेटिव ढूंढने मिले हैं या पॉजिटिव मिले हैं, हमेशा दो साइड होता है, हमेशा हर चीज का दो साइड होता है। एक पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, हम ढूंढ के आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। अब मान लो कि हम ढूंढ रहे हैं आईएएस की नौकरी में हमें क्या मिलेगा, तो वो हम ढूंढेंगे पॉजिटिव साइड में। नेगेटिव साइड ढूंढेंगे तो नजर आएगा कि भाई हम शायद दूसरी जगह ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो पहले चेक करें कि क्या हमें पैसा कराना हमारा मकसद है, तो और उसके लिए क्या काबिलियत है, क्या बिजनेस कर सकते हैं। तो यदि हमारा गोल ही है कि हम ज्यादा पैसा लाइफ एंजॉय करें तो हम, लेकिन यदि हम ये सोचते हैं कि पैसा कोई जीवन का जो मकसद है, उतना डिसेंट सैलरी जो है इस करियर में भी है। 1-1.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, लेकिन आज जो उसके साथ डिमोनेटाइज बेनिफिट करते हैं, जो बंगलों मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, अटेंडेंट्स मिलते हैं, ये सारा यदि जोड़ दोगे, जिनकी सैलरी जोड़ दोगे, तो आपको लगेगा कि 5 से 7 लाख रुपया आपको एक मिनिमम आपका पैकेज मिलता है, जिसको आप उस सुविधा क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए 10 लाख में भी नहीं करना। एक डीसी के लाइफ को ध्यान से देखोगे, इतना बड़ा लैंड में बंगला, ऑफिस में कम से कम 10 गाड़ियाँ वहाँ पार्क होंगी, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम होगा, घर में खाना खिलाने के लिए सब एक्सपर्ट्स अलग अलग होंगे, चीजें अलग होंगी। जब सब जोड़ दो तो दिखेगा कि किसी कॉर्पोरेट में से इतना जॉब नहीं, लेकिन हाँ अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है वो फिर उस पर फर्क पड़ सकता है कि भैया तो दोस्त कॉर्पोरेट में जा करके 5 लाख कमा रहा है, आपके सैलरी आ रही 1.5 लाख रुपये, तो वहाँ लगेगा पैसा चाहिए कि आपका 5 लाख रुपया सैलरी कमाने वाला दोस्त जो है, ना तो सरकारी गाड़ी में बैठ सकता है, ना सरकारी बंगले में बैठ सकता है, उसको हर चीज में परमिशन चाहिए होगा, चीजें करके अपनी चॉइस है, हम ढूंढ क्या है। क्या है, मैं इस पर विश्वास करता नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि आदमी आगे भी दौड़ना है, नीचे भी जाने संभव नहीं है। जो समय निर्धारित कर लिया, जो समय हमने निर्धारित कर लिया कि अपने जीवन का 1-2 साल अपने लक्ष्य के दूर, उस समय ना इधर देखो ना उधर देखो ना पीछे देखो, कुछ मत देखो। इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि ट्राई अर्ली, डोंट ट्राई लेट। अब जैसे मान लीजिए आप बैकअप प्लान में एमए करोगे, पीएचडी करोगे, 25-26 साल के हो जाओगे, फिर आप शुरू करोगे, तब तक एज लिमिट खत्म होने पे आ रहा होगा, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। उससे बच्चा है जो करना 21 से 23-25 साल तक कर लेते हैं, 21 से 25 साल तक कर लेते हैं, यदि तो होना ना होना फैसला हो जाएगा। तो देखिए, दूसरी चीज है कि एक प्रोवर्ब है, इसको कहते हैं बर्न योर शिप। तो ये बड़ा पॉपुलर प्रोवर्ब है चाइना और जापान में, लेकिन पास्ट में योद्धाओं ने इसका इस्तेमाल किया, इस्लाम में भी इसका इस्तेमाल हुआ कि जब भी कोई आर्मी लड़ने के लिए जाती थी तो समंदर क्रॉस किया, तो जिस जहाज से क्रॉस किया वो पहले उसी को जला देते थे और उसको एंजॉय करते थे। क्यों करते थे? ताकि जो आगे लड़ने जाए तो बार बार उस जहाज को देखते ना रहे, और कुछ नहीं हुआ तो जहाज पकड़ के भाग गए, तो रास्ता बंद। तो जब बंद हो गया तो अब आगे जाने का पीछे का रास्ता खत्म है। तो जो लड़ने का रास्ता है, साहस है, फिर चौगुना 5 गुना हो जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाता है, फिर उसमें मरने की चाहत नहीं, जीने की चाहत होती है। इसलिए ऑलवेज फोकस। ये प्रोवर्ब मैंने पिछले 32 साल में पता नहीं कितने हजार बच्चों को हेल्प किया होगा, जो बाद में सिलेक्ट होकर आते हैं, कहते सर मुझे आपको याद है, तो आपने कहा था कल तुम भी कुछ करके आओ, बोलोगे सर मुझे याद है, ये सवाल आपसे पूछा था। आप अभी एक लक्ष्य क्रिएट करो, चलो टाइम निर्धारित करो, कितने दिन तक और कुछ नहीं सोचो, उसके बाद